स्वागत करता हूँ। आज का क्लास हमारा रेलवे का जितना भी क्वेश्चन पूछा गया, रेलवे में जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है, खास करके जीएस और साइंस का, ठीक है? उसमें देखेंगे कि क्या-क्या क्वेश्चन आया था, किस टाइप का क्वेश्चन हम कर सकते थे, कौन-सा क्वेश्चन हम छोड़ सकते थे और उससे रिलेटेड जितना भी फैक्ट बनता है हम इस चैनल में और इस वीडियो में लेकर के आए हूँ। अगर आप इस चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब और चैनल का बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि ये वीडियो उन लोगों के लिए भी हेल्पफुल बने। चलिए, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि प्रकाश की चाल का मापन सबसे पहले किसने किया था? तो प्रकाश की चाल का मापन सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है। पहला ऑप्शन आइंस्टाइन, दूसरा रोमर, तीसरा न्यूटन और चौथा गैलीलियो। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि प्रकाश का चाल का मापन मतलब आप लोग को पता होगा कि प्रकाश की चाल कितना होता है, तो 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। कितना होता है? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये तो हमारा वैल्यू है, बट चाल का जो वैल्यू मतलब मापन मतलब मेजरमेंट, तो कितना चल सकती है लाइट, वो किसने किया था? तो हमारा वैज्ञानिक जो था रोमर, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा ऑप्शन आगे पीछे हो गया। फर्स्ट जो ऑप्शन है ए आइंस्टाइन, बी न्यूटन और सी रोमर, ठीक है। तो रोमर ने इस प्रकाश की चाल का मापन किया था। इससे रिलेटेड जितना भी फैक्ट बन रहा है हम लोग अगला स्लाइड में देखते हैं कि क्या क्या फैक्ट बन सकता है। देखिए, पहला क्या दिया होता कि प्रकाश की चाल का मापन सबसे पहले रोमर ने किया था, ठीक है। तो रोमर ने किया था पहले। और आपको पता होगा कि न्यूटन ने भी प्रकाश की से रिलेटेड कुछ खोजा था। क्या क्या खोजा था? आप लोग पढ़े होंगे क्या? इंद्रधनुष, ठीक है। इंद्रधनुष में कितना रंग बनता है? 7 रंग बनता है। कितना? 7 रंग बनता है। ये 7 रंग का खोज कौन किया था? तो न्यूटन ने किया था। तो यहाँ पे देखिए, श्वेत प्रकाश का मतलब व्हाइट लाइट, आप लोग को पता होगा कि सन से जो लाइट निकलती है कैसा रहती है? हम लोग को लाल दिखता है, कभी पीला दिखता है, तो वो एक्चुअली में वाइट रहती है, सफ़ेद रहती है, या हम कह सकते हैं कलरलेस रह सकती है, ठीक है। तो न्यूटन ने सबसे पहले श्वेत प्रकाश में 7 रंगों को मिलकर बना, मतलब क्या खोजा था उन्होंने कि जो श्वेत प्रकाश है, व्हाइट लाइट है, कितना कलर से मिला हुआ है? 7 रंग। यही तो 7 रंग हम लोग इंद्रधनुष में पढ़ते हैं। और दूसरा क्या था? आइंस्टाइन ने क्या किया था? सापेक्षता का सिद्धांत का खोज किया था। आइंस्टाइन ने यहाँ सापेक्षता का सिद्धांत का खोज किया था। क्या किया था? सापेक्षता का सिद्धांत का खोज न्यूटन ने किया था, ठीक है। भारत का आइंस्टाइन किसे कहा जाता है? नागार्जुन को। इससे रिलेटेड फैक्ट क्या था? भारत का आइंस्टाइन नागार्जुन को कहा जाता है। और पता है निर्वात मतलब वैक्यूम, वैक्यूम में प्रकाश का चाल, वैक्यूम में वेलोसिटी ऑफ लाइट कितना रहता है? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कितना रहता है? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब यही जो लाइट है अगर वाटर में चला गया तो कितना हो जाएगा? 2 मीटर पर सेकेंड होती है, ठीक है। अगला फैक्ट क्या है? प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में पता होना चाहिए कितना मिनट कितना सेकंड लगता है? 8 मिनट 19 सेकंड लगता है। कितना? 8 मिनट 19 सेकंड लगता है। आगे, हाइजन ने प्रकाश के तरंग वेव पता होना चाहिए कि लाइट जो है वेव के फॉर्म में रिफ्लेक्ट होती है, ठीक है। वेव के फॉर्म में वहाँ से कहाँ से? तो सनलाइट से आती है। कोई भी प्रकाश, हमारा बल्ब भी हो जाएगा तो स्ट्रेट लाइन में गमन नहीं करती, वो वेव के फॉर्म में चलती है, ठीक है। लास्ट इसका फैक्ट क्या है? थॉमस यंग ने प्रकाश के व्यतिकरण का सिद्धांत दिया। व्यतिकरण मतलब होता है इंटरफेरेंस। प्रकाश लाइट जो आपस में, सपोज दो लाइट आपस में, तो दो लाइट का वेव जो है आपस में जब इंटरफेस करेगा उसी को व्यतिकरण कहते हैं। तो व्यतिकरण का सिद्धांत है। जैसे कि आप लोग देखे होंगे जब साबुन का झाग बनता है या तो फिर वाटर में, जल में अगर हम तेल डाल दें, ठीक है, जल में अगर हम तेल डाल देते हैं, तेल का जो कलर चमकने लगता है, ठीक है। वही चमक मतलब उसी को हम इंटरफेरेंस कहते हैं। तो वही जो चमकती है, अलग अलग कलर का जो निकलती है लाइट वहाँ से, ठीक है, उसी को हम व्यतिकरण कहते हैं। उसका खोज कौन किया था? तो ये थॉमस यंग ने किया था। कौन सा वैज्ञानिक थे? तो थॉमस यंग थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? अगला क्वेश्चन है कोरिनोग्राफ। कोरिनोग्राफ का यूज कहाँ करते हैं, ठीक है, कहाँ पे किया जाता है? तो आप लोग को पता होगा कि जैसे कि जब सन, ठीक है, जब हम सन, ये आप लोग देखे होंगे कि जब ग्रहण लगती है,
सूर्य ग्रहण हो गया, चंद्र ग्रहण हो गया, ग्रहण लगती है तो सपोज ये सन है, ठीक है, सन में यहाँ पे चंद्रमा आ गया, ये चंद्रमा आ गया, ठीक है, तो क्या नहीं दिख रहा है, सन नहीं दिख रहा है, चंद्रमा दिख रहा है, तो यहाँ पे सूर्य ग्रहण हो गया। तो सूर्य ग्रहण में ये जो आउटर साइड जो दिखता है ना, उसको क्या कहते हैं, कोरोना कहते हैं, ये कोरोना कहते हैं, ठीक है। तो कोरोनोग्राफी का यूज, मतलब कोरोनोग्राफी का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, तो सूर्य के कोरोना को देखने तथा उसका फोटोग्राफ लेने में। मतलब ये कोरोना जब सूर्य ग्रहण लगेगी उसी समय इसको देखने के लिए इसका उपयोग करते हैं, इस इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है, ठीक है। अब इससे रिलेटेड क्या फैक्ट बनता है हम देखते हैं। पहला क्या दिया हुआ था कि पहला पॉइंट दिया हुआ यहाँ पे कि कोरोनोग्राफी का प्रयोग कहाँ पे, सूर्य के कोरोना को देखने तथा उसका फोटोग्राफ लेने में किया जाता है। पहला ये हो गया। हर्मेटोलॉजी, हर्मेटोलॉजी मतलब ब्लड, ठीक है। हर्मेटोग्राफी आपको पता होगा, हर्मेटोलॉजी पता होगा आप लोग जब साइंस में पढ़े होंगे तो। ब्लड, ठीक है, ब्लड एवं ब्लड रोग, जितना भी ब्लड से रिलेटेड रोग है, ठीक है, वो उसको जांच करने के लिए, उसको जांच या उस पर स्टडी करने के लिए, उस पर स्टडी करने के लिए कौन सा साइंस हो गया, ये हर्मेटोलॉजी, स्टडी किया जाता है। दूसरा क्या है, मायोलॉजी में पेशियों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है, पेशियों का अध्ययन, मायोलॉजी एक ये भी साइंस है हमारा। बायोलॉजी में मायोलॉजीग्राफी या मायोलॉजी कर सकते हैं, वो हम पेशियों, हमारे पास जो पेशियां मसल्स है उसको हम स्टडी करने के लिए, उसका स्टडी को हम क्या कहते हैं, मसल्स का स्टडी को हम मायोलॉजी कहते हैं। इसी तरह हम फलों का स्टडी को, फलों का स्टडी को क्या कहते हैं, तो पामोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, तो पामोलॉजी कहते हैं। उसी तरह हम देखेंगे कि अंकों का, जैसे 1 2 3 4 5 इस तरह नंबर बनती है, उसकी उसको स्टडी करने के लिए क्या कहते हैं, उसको तो न्यूमरोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, तो न्यूमरोलॉजी, शब्दकोश संकलन, मतलब सब स्टडी, जैसे कि हमारा हो जाता है शब्दकोश, मतलब हो तो डिक्शनरी, एक डिक्शनरी में अलग अलग वर्ड ढूंढने के लिए उसको हम स्टडी, उसको देखने के लिए, लिखने के लिए, या उसके लिखने से रिलेटेड जो आर्ट होती है उसको हम क्या कहते हैं, तो लेक्सिकोग्राफी कहते हैं। क्या कहते हैं, तो लेक्सिकोग्राफी। उसी तरह कीट, ठीक है, कीट के स्टडी को क्या कहते हैं, एंटीमोलॉजी। अगर हम आने वाले समय में आप हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहते हैं तो बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री का 1 बाय 1 अलग अलग पोर्शन का वीडियो बनाऊंगा, उसमें देखिएगा कि किस किस टाइप का क्वेश्चन आती है, किस किस टाइप का क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, राष्ट्रीय ध्वज का सफेद रंग का प्रतीक। को पता है कि एक हमारे फ्लैग जो है, हमारे नेशनल फ्लैग, ठीक है, में कितना कलर होता है, तो 3 कलर होता है। बस सबसे ऊपर केसरिया रंग, सफेद और ये हरा रंग का, ठीक है। तो ये केसरिया रंग कहीं ना कहीं किसी मकसद से रखा होगा यहाँ पे, ये हरा रंग कहीं ना कहीं, सॉरी, सफेद रंग किसी न किसी मकसद से यहाँ पे होगा। उसी तरह यहाँ पे हरा रंग है। तो यहाँ पे क्या बोला पहला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन में, राष्ट्रीय ध्वज सफेद कलर जो है, व्हाइट कलर, ठीक है, ये जो व्हाइट कलर है इसका प्रतीक है, तो सत्य तथा पवित्रता का प्रतीक है ये। फिर जो है सत्य, पवित्रता। सेकेंड क्या है, शक्ति एवं समृद्धि का। तीसरा क्या है, प्रगति का या सामाजिक न्याय का। तो जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना कि सादा सच बोलना, ठीक है, तो हमारा सफेद रंग जो होता है किसका प्रतीक होता है, सत्य और पवित्रता, ठीक है। इससे रिलेटेड, ये फ्लैग से रिलेटेड क्या फैक्ट बना है हमारे, देखते हैं क्या बोला है। राष्ट्रीय ध्वज जो है केसरिया रंग जो होता है, सबसे पहले क्या होता है, केसरिया रंग, केसरिया रंग जो होता है जागृत शौक, ठीक है, जागृति, शौर्य और त्याग, किसी पे त्याग करना, इसलिए केसरिया रंग का, ठीक है। उसी तरह सफेद रंग क्या बनता है, सत्य एवं पवित्रता को दर्शाता है। सफेद रंग क्या करता है, सत्यता और पवित्रता को दर्शाता है। उसी तरह हरा, ठीक है, तो हरा रंग क्या होता है, जीवन की समृद्धि को दर्शाता है। इसको दर्शाता है, जीवन में क्या समृद्धि हो रही है उसको दर्शाता है। जैसे आप लोग कब पढ़े होंगे कि केसरिया रंग बल भरने वाला, सादा है सच्चाई, हरा रंग है हरी हमारी धरती की अंगड़ाई। ये आप राष्ट्रगान या किसी राष्ट्रीय गीत में ही पढ़े होंगे। तो उसी तरह यहाँ पे दिया हुआ है। चलिए इससे रिलेटेड क्या है कि भारत का संविधान सभा में, संविधान जब बना था उस समय फ्लैग भी बना था, ठीक है। तो फ्लैग में जो राष्ट्र ध्वज का जो प्रारूप जो बना हुआ, राष्ट्र ध्वज जब बनाया गया था उस समय, तो कब अपनाया गया था राष्ट्रीय ध्वज को, 22 जुलाई 1947 को, ठीक है, अपनाया गया था।
राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई या लेंथ का अनुपात क्या होता है? 3:2। ठीक है। और आप लोग देखे होंगे कि राष्ट्रीय ध्वज में जो मिडिल में जो चक्र होता है, ठीक है, इस चक्र में कितना तिल्ली होती है? 24। ठीक है। अब हम लोग आते हैं शक संवत, विक्रम संवत पढ़े होंगे, शक संवत पढ़े होंगे। ठीक है। तो भारतीय कैलेंडर में जो हिंदू धर्म का जो कैलेंडर है खास करके वो शक संवत से रिलेटेड है। ठीक है। तो भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर किसको है? शक संवत। जो हिंदू धर्म का कैलेंडर है उसी को बोला जाता है, शक संवत पर आधारित है। ठीक है, राष्ट्रीय कैलेंडर। जैसे कि चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, इसे हम लोग हिंदी कैलेंडर में जो मंथ हम लोग काउंट करते हैं उसी से रिलेटेड आता है। जो 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। राष्ट्रीय कैलेंडर कब अपनाया गया था? तो 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। ठीक है। इसी कारण से जो पहला महीना जो होता है, फर्स्ट मंथ, क्या होता है? चैत्र के बाद बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, जो आगे तक आता है हमारा, लास्ट जो बनता है वो फागुन का बनता है। ठीक है। तो 21 मार्च लीप वर्ष में 22 मार्च, ठीक है, नॉर्मल जो सामान्य सामान्य वर्ष जो होता है वो 21 मार्च से स्टार्ट होता है, लीप वर्ष जो होता है वो 22 मार्च को स्टार्ट होता है। ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या अगला क्वेश्चन में क्या पूछा गया? क्वेश्चन कंप्यूटर से रिलेटेड है। तो पढ़े होंगे हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज, उसी से रिगार्डिंग ये क्वेश्चन है। क्या है? कंप्यूटर में प्रोग्रामन हेतु विकसित की गई प्रथम भाषा, मतलब फर्स्ट लैंग्वेज प्रोग्रामिंग करते थे, जैसे सी हो गया, C++ हो गया, ठीक है, C++ हो गया, जावा हो गया, जितना भी प्रोग्रामिंग रिलेटेड यहाँ पे लैंग्वेज है, खास करके कंप्यूटर में। जब कंप्यूटर का क्लास स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पे हम देखेंगे कौन कौन सा लैंग्वेज आता है। ठीक है। चलिए यहाँ पे कौन सा लैंग्वेज, फर्स्ट में कौन सा लैंग्वेज विकसित किया या डेवलप किया गया था? तो पहला लैंग्वेज था फोर्ट्रॉन, हाई लेवल लैंग्वेज है। ठीक है। अब इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन बनता है? पहला क्वेश्चन है, पहला फैक्ट है, कंप्यूटर में प्रोग्रामन हेतु विकसित किए गए पहला भाषा कौन सा है? तो फोर्ट्रॉन। ठीक है, फोर्ट्रॉन। ये जो फोर्ट्रॉन है प्लस में कोबोल, कोबोल भी बोल सकते हैं। ठीक है, कोबोल अलग लैंग्वेज है। ठीक है, ये कोबोल अलग लैंग्वेज है, ये हाई लेवल लैंग्वेज है। ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज है। इसी तरह स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग जो है पास्कल। ठीक है, जो स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग है वो पास्कल भाषा के संदर्भ में प्रयोग किया जाता है। स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग पास्कल, ये भी लैंग्वेज है पास्कल। ठीक है, 5 तरह के प्राथमिक इकाइयों से मिल करके बनता है क्या? कंप्यूटर। जैसे CPU हो गया, उस हो गया, सब सारा मदरबोर्ड, सब सारा मिला करके कितना एक कंप्यूटर बनाया जाता है। ठीक है, वर्ड स्टार। ठीक है, वर्ड स्टार में हमेशा 65 अक्षर प्रतिशत, ठीक, परसेंटेज में बनता है, 65 अक्षर प्रतिशत होता है हर एक वर्ड स्टार में। ठीक है, उसी तरह कंप्यूटर का 3 प्रकार होते हैं। कंप्यूटर कौन कौन सा प्रकार के होते हैं? पहला डिजिटल, एनालॉग, हाइब्रिड, आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, डिजिटल में क्या होता है, एनालॉग में क्या होता है, तो इससे रिलेटेड अलग से कंप्यूटर का वीडियो बनाएंगे तो वहाँ पे देखेंगे डिजिटल में कौन कौन से कंप्यूटर आते हैं, एनालॉग में कौन कौन से कंप्यूटर आते हैं, हाइब्रिड में कौन कौन से कंप्यूटर आते हैं। ठीक है, आप लोग देखे होंगे। और हाँ, हमारे यहाँ दिवस भी मनाया जाता है, कौन सा? तो 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। इतना कब? तो कंप्यूटर का साक्षरता दिवस, लिटरेसी ऑफ कंप्यूटर के बारे में कौन कौन सा डे है? तो 2 दिसंबर को मनाया जाता है। IBM क्या है? IBM एक कंप्यूटर कंपनी है, ना कि ये कंप्यूटर है, ना कि ये भाषा है। एक IBM क्या है? एक कंप्यूटर की कंपनी है जो कंप्यूटर बनाती है अलग अलग। ठीक है, कंप्यूटर जो होता है अशुद्धि को, कंप्यूटर का जो एरर होती है उसको क्या कहते हैं? बग कहते हैं। क्या कहते हैं? बग। हमारे कंप्यूटर में बहुत सारा एरर आता है तो उसको हम क्या कहेंगे? बग कहेंगे। इतना जो जितना भी फैक्ट आप लोग को बता रहा हूँ सारा का सारा रेलवे पूछ चुका है। ठीक है, आप लोग को जरूर हेल्पफुल होगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर से जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, 5वां नंबर का क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन? इसकी उपस्थिति के कारण शरीर के अंदर रक्त का थक्का नहीं जमता है। तो पता होगा जब हम कट जाते हैं, सपोज ये हमारा लेग है, यहाँ पे कट गया तो ब्लड निकलने लगेगा। तो ब्लड निकलता है तो क्या होता है? कुछ समय के बाद यहाँ पे ब्लड का गाढ़ापन हो जाता है, मतलब क्लोट हो जाता है, जम जाता है। ठीक है, तो ब्लड हमारे शरीर से निकलने के बाद जमता है, लेकिन जब हमारे शरीर में रहता है तो ये भी तो जमनी चाहिए। क्यों नहीं जमनी चाहिए? हाँ, तो हमारे शरीर में ब्लड जो है नहीं जमता है। क्यों नहीं जमता? इसका कारण जो है हमारा हिपैरिन है। क्या है? तो हिपैरिन की वजह से हमारे शरीर के अंदर ब्लड जो है
वो नहीं जमता है। ठीक है, इससे रिलेटेड क्या फैक्ट बनता है, देखिए हेपेरिन के कारण हमारे शरीर के अंदर थक्का नहीं जमता है। ठीक है, रक्त का थक्का बनाने के लिए अनिवार्य, मतलब रक्त का जो थक्का बनता है बाहर में, जैसे हम यहाँ पे कट गए, सपोज ये मेरा हैंड है, यहाँ पे कट गए, तो कटने के बाद क्या होता है, ब्लड यहाँ से बाहर आने लगेगा। बाहर अगर ये बंद नहीं हुआ तो हमारे शरीर में सारा ब्लड बाहर आ जाएगा ना। तो उसको, ये सेल को बंद करने के लिए कौन सा प्रोटीन का यूज करते हैं, तो फाइब्रिनोजेन। ठीक है, फाइब्रिनोजेन का यूज किया जाता है, या फाइब्रिनोजेन का प्रोटीन होता है हमारे शरीर में जो रक्त का थक्का बनाता है। ठीक है, उसी तरह मनुष्य के रक्त को भिन्नता के कारण जो है यहाँ पे हमारा अलग अलग, जैसे कि किसी का ए है, किसी का बी है, किसी का ओ है, किसी का ए बी है। ठीक है, अलग अलग ब्लड ग्रुप मिलेगा। अलग अलग ब्लड ग्रुप किसके कारण होता है, तो आरबीसी में जो पाए जाने वाले जो है ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन किसको क्या कहते हैं, एंटीजन कहते हैं। ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन की वजह से अलग अलग ब्लड ग्रुप पाया जाता है। ठीक है, स्तनधारियों में आरबीसी लाल लाल रक्त कण जो है वो उभयावर्तल होते हैं। मतलब उभयावर्तल मतलब कह सकते हैं डब्ल्यूबीसी जो है वो अवतल और उत्तल दोनों की तरह यूज होगा। ठीक है, इसमें इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, मतलब सेंट्रॉइड नहीं होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, सेंट्रॉइड नहीं होता। लेकिन सेंट्रॉइड किस में पाया जाता है, तो उपवाद के तौर में कैट हो गया और लांबा, लांबा जैसे जानवर में हो गया, कैट जैसे जानवर में, इसमें जो स्तनधारियों में उसमें क्या होता है, वो ब्लड में सेंट्रॉइड, मतलब हम कह सकते हैं कि न्यूक्लियस। ठीक है, सेंट्रोइड या न्यूक्लियस ही बोलते हैं इसको, न्यूक्लियस भी बोलते हैं, न्यूक्लियस या केंद्रक पाया जाता है ब्लड में। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या बोला है कि ब्लड ग्रुप ओ वो दान करता, मतलब डोनेट, यूनिवर्सल डोनर कहते हैं, यूनिवर्सल डोनर कहते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, एंटीजन नहीं पाया जाता है। एंटीजन पाया जाता तो ये किसी को दान नहीं कर पाता, इसलिए ब्लड ग्रुप ओ यहाँ पे माइनस होनी चाहिए। तो माइनस जो ओ नेगेटिव होता है एंटीजन में, वो सबको दे सकता है। ठीक है, उसी तरह ए बी जो होता है वो गेनर होता है, यूनिवर्सल गेनर, सबको इसको यूनिवर्सल प्राप्त करता है, गेनर। ठीक है, ए बी जिसके ब्लड ग्रुप में ए बी है वो सबसे ले सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, उसमें एंटीजन नहीं पाया जाता है और ए बी वाले ग्रुप में एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। देखिएगा, जिसके जिसके पास ए बी वाले ग्रुप होगा वो हमेशा बीमार पड़ते रहता है। ठीक है? मतलब ज़्यादातर चांसेस रहता है कि बीमार ही पड़ेगा। ठीक है, उसी तरह आरबीसी और डब्ल्यूबीसी कोशिकाएं का बीच का अनुपात कितना है, 600:1 है। ठीक है, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी। ठीक है, डब्ल्यूबीसी में डब्ल्यूबीसी का जो है जो रेशियो बनता है हमारे शरीर में वो 600:1 का रेशियो बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोला है देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, चंद्रमा पर पहुंचने वाला प्रथम मनुष्य सहित यान, मतलब मानव को ले जा पता होगा कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो है हमारा पहला वैज्ञानिक थे। ठीक है, आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो है हमारे पहले वैज्ञानिक थे जो चंद्रमा पर पहुंचे थे। तो चंद्रमा पर पहुंचने के लिए कौन सा उसमें रॉकेट की वजह से, क्या कौन सा अंतरिक्ष यान की वजह से गए थे, तो यहाँ पे हमारा अपोलो 11। ठीक है, क्या नाम था उसका, तो अपोलो 11। अपोलो 11 में कब गया था, तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखें पहुँचने वाला मानव सहित अंतरिक्ष यान क्या है, अपोलो 11। ठीक है, प्रथम मानव रहित, मतलब उसमें मानव नहीं था। ठीक है, उसको अंतरिक्ष में भेजा गया था, तो क्या था उसका नाम, उस अंतरिक्ष यान का नाम था लूना 16, जो जिसमें मानव नहीं था। ठीक है, और मानव था उसमें, क्या नाम था उसका, अपोलो 11। ठीक है, चंद्रमा पर पहुंचने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान मतलब चंद्रमा पर पहुंचने वाला सबसे पहला यान कौन था, तो ल्यूनिक 11 था। और चंद्रमा पर पहुंचने वाला प्रथम मानव रहित यान, ठीक है, अंतरिक्ष यान लूना 16, और मानव को ले जाने वाला अपोलो 11। ठीक है, ठीक है, ये जो ल्यूनिक जो है 11 जो है वो अपोलो 11 की योजना के अंतर्गत छोड़ा गया था। भारत का प्रथम संचार उपग्रह केंद्र कहाँ पे खोला गया है बताइए, तो भारत का जो है प्रथम उपग्रह केंद्र
या प्रथम उपग्रह केंद्र कहाँ पे? महाराष्ट्र के आरवी क्षेत्र में, महाराष्ट्र में है ये। कहाँ पे? महाराष्ट्र के आरवी क्षेत्र में स्थापित किया गया अंतरिक्ष उपयोग केंद्र, ठीक है, सैक। सैक कहाँ पे है? अहमदाबाद में। कहाँ पे है? अहमदाबाद में। और इनसैट प्रधान जो है नियंत्रण सुविधा जो है इनसैट का, इनसे रिलेटेड जो भी जितना भी हमारा अंतरिक्षयान से मिलेगा वो MCF हसन कर्नाटक में। कहाँ पे है? तो कर्नाटक में। प्रथम अंतरिक्ष यात्री रूस का जो प्रथम अंतरिक्ष यात्री जो था रूस का, कौन सी थी? यूरी गागरिन। पता होगा आप लोग को कि प्रथम अंतरिक्ष यात्री थी वो यूरी गागरिन थी, ठीक है। भारत का प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन था? तो राकेश शर्मा। भारत से जो पहला अंतरिक्ष यात्री गए थे वो राकेश शर्मा थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हाँ, अंटार्कटिका महाद्वीप किस भाग में भारत का स्थायी केंद्र था? तो आप लोग देखे होंगे कि अंटार्कटिका एक आर्कटिक महादेश है, ठीक है, महाद्वीप है। तो इस द्वीप में भारत जो है एक संशोधन केंद्र या कह सकते हैं कि कोई भी अनुसंधान या एक तरह का अनुसंधान है केंद्र वहां पे स्थापित किया गया है। उस केंद्र, 2 केंद्र है, ठीक है। तो उस जगह का नाम क्या है? तो क्वीन मैरीलैंड। क्या नाम है? तो क्वीन मैरीलैंड, ठीक है। एक क्वीन मैरीलैंड, इसमें 2 केंद्र स्थापित है। क्या क्या नाम है देखते हैं। यहाँ पे देखिएगा अंटार्कटिका महाद्वीप में क्वीन मैरीलैंड में, एक अंटार्कटिका महाद्वीप के क्वीन मैरीलैंड में भारत का स्थायी केंद्र स्थापित है। क्या है? भारत का स्थायी केंद्र स्थापित किया गया। भारत का प्रथम अंटार्कटिका अभियान जो है अभियान दल, मतलब सबसे पहले अंटार्कटिका में जो केंद्र स्थापित करने के लिए एक अभियान भेजा गया हो, ठीक है। वो क्या था? SZ आसिम के नेतृत्व में भेजा गया था। कब भेजा गया था? 6 दिसंबर 1981 को, जो मार्मी गोवा बंदरगाह से भेजा गया था, ठीक है। गोवा बंदरगाह से नारियावाई जहाज पोलर सर्कल से रवाना हुआ था। कौन सा जहाज था? तो नारियावाई जहाज था, जो पोलर सर्किल से रवाना होकर के 9 जनवरी 1982 को अंटार्कटिका पहुंचा था। कब निकला था? तो 6 दिसंबर को, और पहुंचा कब था? 9 जनवरी को। अप्रोक्स 1 मंथ लगा था, ठीक है। अब वहां पे देखिए क्वीन मैरीलैंड, यहाँ पे देखिएगा ये क्वीन मैरीलैंड में, इस क्वीन मैरीलैंड में कौन कौन सा संशोधन केंद्र है, अनुसंधान केंद्र है? तो यहाँ पे दक्षिण गंगोत्री और मैत्री, ठीक है, वो अंटार्कटिका में स्थित अनुसंधान केंद्र है। समझ में आया? तो दक्षिण गंगोत्री और मैत्री है यहाँ पे, ठीक है। अंटार्कटिका महाद्वीप में सबसे ज्यादा बर्फीला भाग से ढका, कितना? 98%। ये श्वेत महाद्वीप भी कहा जाता है। अंटार्कटिका को क्या कहते हैं? श्वेत महाद्वीप भी कहा जाता है। श्वेत महाद्वीप पे, और यहाँ पे देखिएगा कौन सा वनस्पति सबसे ज्यादा पाया जाएगा? लाइकेन और मॉस, ठीक है। लाइकेन सबको पता होना चाहिए कि लाइकेन से क्या बनता है? लिटमस पेपर बनता है। लाइकेन क्या होता है? पादप और इसका उभयचर होता है कवक और शैवाल का उभयचर की क्या क्या कहते हैं? लाइकेन कहते हैं, ठीक है। जो हमेशा इसे देखे होंगे, ये हमेशा सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है। इसमें ध्यान दीजिएगा, ये जो है ना, देखिएगा काई, आप लोग को पता होगा कि ज़्यादा पानी जैसे पानी बहुत कुआं के बगल में देखे होंगे कि जब ये कुआं है, कुआं के बगल में हमेशा पानी जा रहा था, यहाँ पे काई बैठ जाता है। ये काई को ही लाइकेन कहते हैं। ये प्रदूषण हमारे वातावरण में जितना भी प्रदूषण का ये सूचक होता है। जहाँ पे ज़्यादा प्रदूषण रहेगा वहाँ पे कभी नहीं निकलेगा, कभी नहीं इसे जम, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या क्वेश्चन पूछा गया है अगला क्वेश्चन में। हाँ, ये क्वेश्चन क्या है? निकट दृष्टि दोष में दूर करने वाले, निकट दृष्टि को दूर करने वाले, ठीक है। या तो फिर क्वेश्चन क्या देखिए, निकट दृष्टि दोष में दूर वाली वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? सपोज देखिएगा ये हमारा आंख है, ठीक है, ठीक है। तो सपोज यहाँ पे एक बोतल रखा गया, इस आंख में इस बोतल का प्रतिबिंब सपोज एक कॉर्निया है, ठीक है। ये कॉर्निया यहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा, कॉर्निया पे पता है आप लोग। लेकिन जब भी हमारा आंख खराब होता है तब इसमें 3 तरह का, एक होता है निकट दृष्टि दोष जिसको है मायोपिया कहते हैं, दूर दृष्टि दोष हाइपोमायोपिया कहते हैं, और एक होता है जरा दृष्टि दोष, जो दोनों होती है, जो हेट्रोमायोपिया कहते हैं, ठीक है। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है?
निकट की वस्तु दिखती है लेकिन दूर की वस्तु नहीं दिखती है। ठीक है, निकट की वस्तु दिखेगी, मतलब जब निकट की वस्तु दिखेगी तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? सामने बनेगा, यहीं पे बनेगा। ठीक है, सपोज ये आंख है तो इसका सामने में यहीं पे, ये रेटिना पे ना बन करके यहाँ पे बनती है सामने, वो निकट दृष्टि दोष में। ठीक है, उसी तरह जब दूर दृष्टि दोष होगा तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगी? जस्ट इस कॉर्निया के पीछे बन जाती है, यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया आपका दूर का, ये हो जाएगा आपका निकट का। ठीक है, अब इससे रिलेटेड क्या क्या होगा, कौन कौन सा लेंस यूज करते हैं, इसमें फैक्ट में दिया हुआ है। तो इसका क्या होगा? तो रेटिना के आगे बनती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो रेटिना के आगे बनती है। चलिए, इसका फैक्ट क्या क्या दिया होता है? निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब क्या होता है? रेटिना के आगे बनता है। इसके निवारण के लिए कौन सा लेंस का यूज करते हैं? तो अवतल लेंस का यूज करते हैं। कौन सा लेंस का? अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। ठीक है, उसी तरह दीर्घ दृष्टि या दूर दृष्टि दोष भी बोल सकते हैं, उसमें नजदीक की वस्तु का प्रतिबिंब, ठीक है, रेटिना के पीछे बनने लगता है। ठीक है, इसमें कौन सा लेंस का? उत्तल लेंस का यूज करते हैं चश्मे के रूप में। कौन सा लेंस? उत्तल लेंस का यूज करते हैं। उसी तरह वृद्धावस्था में क्या होता है? हमारे जो देखने की क्षमता होता है कम हो जाती है। ठीक है, दूर की वस्तु, कम की वस्तु, मतलब ज़्यादातर बूढ़े बूढ़े लोग दूर का हो या निकट का हो, ठीक है, वो देख नहीं पाते। उस तरह का, उस दृष्टि दोष को क्या कहते हैं? जरा दृष्टि दोष। ठीक है, जरा दृष्टि दोष में कौन सा लेंस यूज होता है? बाइफोकल लेंस, मतलब उत्तल और अवतल दोनों होती हैं। ठीक है, तो उत्तल अवतल लेंस इसमें यूज किया जाता है। ये किसके कारण होता है? तो सिलिनिया मांसपेशियां जो होता है ना, वो सिकुड़ जाती है। जैसे जैसे हम बूढ़ा होते जाएंगे हमारे में एक मांसपेशियां पाई जाती हैं आँख में, उसका यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे ये लेंस है, यहाँ पे एक मांसपेशी रहेगा। यही मांसपेशी जो हमारा सिकुड़ना स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से हमें आंख दर्द हो गया, दूर की वस्तु कम, नज़दीक की वस्तु दिखना कम हो जाती है। ठीक है, अब अबिंदुता, इसको कहते हैं मोतियाबिंद। मोतियाबिंद हो जाए जिसको, जिसका देखिएगा कि आंख में सफेदी हो जाता है, उसको कहते हैं मोतियाबिंद वाला। ठीक है, उसमें कौन सा लेंस का यूज होता है? गोलीय बेलनाकार लेंस का यूज करते हैं चश्मा में। बेलनाकार रहेगा, बेलन जैसा बना रहेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा अगला क्वेश्चन में। किसी वस्तु का भार अधिकतम कहाँ होता है? अधिकतम होता है कहाँ पे? निर्वात में, जल में, हवा में या हाइड्रोजन में? देखिएगा कि निर्वात में सबसे ज़्यादा वेट पाया जाता है किसी भी वस्तु का। ठीक है, निर्वात में आपका सबसे ज़्यादा लाइट का भी चाल रहेगा, वेलोसिटी ऑफ लाइट सबसे ज़्यादा निर्वात में रहेगा। ठीक है, तो इससे रिलेटेड क्या फैक्ट बना? देखिए, किसी वस्तु का जो भार है सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाया गया है? तो निर्वात में पाया गया। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? सबसे ज़्यादा होती, कितना होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। सबसे ज़्यादा ध्वनि इस्पात में पाया जाता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा ध्वनि का चाल जो होता है कहाँ पे? इस्पात में होता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा कि इस्पात में सबसे ज़्यादा ध्वनि चाल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा है। हाँ, पृथ्वी के भौगोलिक अक्ष, ठीक है, जोग्राफिकल अक्ष बोल सकते हैं, चुंबकीय जो मैग्नेटिक जो पाया जाता है, चुंबकीय अक्षों के बीच लगभग कितना डिग्री का कोण बनता है? तो अब देखिएगा कि सपोज ये अर्थ है, ठीक है, तो ये भौगोलिक अक्ष यहाँ पे ग्लोब का पढ़े होंगे ना, और ये हमारा जोग्राफिकल, एक सपोज ये भौगोलिक अक्ष, और इस लाइन पे जो हमारा बनता है, ये दोनों के बीच में कितना डिग्री का एंगल बनता है? तो 18 डिग्री का एंगल बनता है। कितना डिग्री का एंगल बनता है? तो 18 डिग्री का एंगल बनता है। चलिए, इससे रिलेटेड क्या फैक्ट बनता है देखेंगे क्या बना है। तो बोला क्या यहाँ पे कि पृथ्वी के भौगोलिक अक्ष और चुंबकीय अक्ष के बीच में लगभग कितना? 18 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना डिग्री झुका हुआ है? तो 23.5 डिग्री झुका हुआ है। इस अक्ष की कक्षाम के सापेक्ष, मतलब अपने कक्षा के सापेक्ष कितना डिग्री? तो 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, चंद्रमा को क्या कहते हैं? जीवाश्म ग्रह के रूप में भी जाना जाता है। चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह के रूप में भी जाना जाता है। पृथ्वी का औसतन घनत्व, वेलोसिटी, सॉरी, डेंसिटी, अर्थ का डेंसिटी कितना है? तो 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, कितना है? 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर। ठीक है, सूर्य अपने अक्ष पर, अपने अक्ष पर सूर्य जो है वो पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है। ध्यान दीजिएगा,
पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह क्या नाम है? सेरेस। क्षुद्र ग्रह कौन कौन से ग्रह के बीच में पाया जाता है? तो मंगल, ठीक है, और मंगल और बृहस्पति, ठीक है, मंगल और बृहस्पति के बीच में ये क्षुद्र ग्रह है। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन सा? तो सेरेस नाम का ग्रह है जो क्षुद्र ग्रह यहाँ पे पाया। चलिए, शुक्र को क्या कहते हैं? पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं। शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। बृहस्पति जो होता है, इस कौन सा रंग देखा जाता है इसमें? बृहस्पति ग्रह में पीले रंग की ग्रह बोल, पीले रंग का चादर बिछा हुआ रहेगा, गोलाकार दिखेगा। नेपच्यून मतलब शनि ग्रह हल्का पीला रंग का रहता है। सबसे ज्यादा शनि ग्रह, इस नेपच्यून में कौन सा? मीथेन पाया जाएगा, ठीक है। यूरेनस, ठीक है, वरुण ग्रह आप लोग पढ़े होंगे। तो यूरेनस को क्या कहते हैं? लेटा हुआ ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। सबसे बड़ा उपग्रह, सबसे बड़ा उपग्रह क्या नाम है? तो गैनीमेड है, ठीक है। तो गैनोमेड, ये जो है ये किस ग्रह का उपग्रह है? तो बृहस्पति का। लेकिन ये बृहस्पति का सबसे बड़ा है, लेकिन कहा जाए तो कितना भी ग्रह है, कितना? 8 ग्रह है, ठीक है। 9 था लेकिन प्लूटो को हटा दिया गया, तभी 8 ग्रह। 8 ग्रह में सबसे बड़ा, 8 ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह किसे कहते हैं? कि ग्रह के अंदर एक, सपोज ये ग्रह है, अर्थ है, अर्थ के चारों ओर जो चक्कर लगाता है मून, चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह हो गया, ठीक है। इसी तरह, तो उसी तरह ये गैनोमेड भी जो पृथ्वी बृहस्पति का चारों ओर चक्कर लगाती है, तो सबसे बड़ा उपग्रह हो गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? किस, अच्छा हाँ, अभी तक यहां तक हम लोग ने देखा कि क्या क्या क्वेश्चन आया था, उससे रिलेटेड क्या क्या फैक्ट बना था, हम लोग ने देखा, ठीक है। आगे हम अगला सीरीज में देखेंगे कि और अभी क्या क्वेश्चन बना सकते हैं, क्या क्या क्वेश्चन इसमें आ सकते हैं, ठीक है। अगर ये वीडियो आप लोग को हेल्पफुल लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। और जाते जाते एक क्वेश्चन आप लोग को देख करके जाता हूँ, जो अगले वीडियो में क्वेश्चन का डिस्कशन प्लस आंसर दोनों करेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन का कमेंट आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा आंसर, कि क्या इस क्वेश्चन का आंसर हो सकता है। क्या क्वेश्चन था? इस अर्थशास्त्री ने विकासशील देशों में, ठीक है, इस अर्थशास्त्री ने विकासशील देशों में रोलिंग प्लान का हिमायत की। मतलब रोलिंग प्लान कौन लाया था? रोलिंग प्लान पता होना चाहिए, जब इकोनॉमिक्स का बारे में हमारा इंडिया में इकोनॉमिकल, ठीक है। तो उसी तरह वर्ल्ड में, ठीक है, रोलिंग प्लान आया था, ठीक है। रोलिंग प्लान से रिलेटेड अगला वीडियो में आपको बताऊंगा डिटेल में। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में जरूर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। आने वाले जितना भी, खास करके एनटीपीसी, जो रेलवे का तैयारी कर रहे हैं एनटीपीसी का, वो जरूर से जरूर हमारे इस वीडियो को और हमारे इस चैनल को फॉलो कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और हाँ, सारे वीडियो को प्यार दीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। इस क्वेश्चन का आंसर उस वीडियो में जरूर डालिएगा या कमेंट में डालिएगा, ठीक है। देखेंगे अगला वीडियो में क्या क्या हम लोग क्वेश्चन और कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।